हेलो गाइस, वेलकम टू यूथ कंपटीशन टाइम। आशा करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में बहुत अच्छे से लगे होंगे। तो हम लोगों ने यार थर्मोडायनेमिक्स में कैप्सूल जो कर रहे थे तो उसमें एक बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट भी देखी थी और ये यहाँ तक पढ़ लिया था भैया कि जो हमारा सीओपी है हीट पंप का, वो बराबर होगा सर 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन। और उसको भी हम लोगों ने देखा था कि वो हीट इंजन की एफिशिएंसी के क्या था भाई, 1 अपॉन था। 1 अपॉन हीट इंजन की एफिशिएंसी के बराबर था। इसमें किसी भी प्रकार की कोई डाउट नहीं है। ठीक है? देखो, एसएससी जेईई के लिए आपको पहले ही बता रहे हैं, यहाँ पे एसएससी जेईई के लिए आपका चैंपियन बैच चल रहा है। चैंपियन बैच चल रहा है आपका 499 में 4500 पूरे क्वेश्चन है इसमें, विद कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। तो अभी उसमें फ्लूइड अपलोड यानी मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, टोम हो चुका है पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से। फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो अपलोड होने शुरू हो गए हैं। अब जैसे-जैसे रिकॉर्ड होता जाएगा सारे सब्जेक्ट आपके अपलोड होते जाएँगे विद कॉन्सेप्ट। आपको डेमो देखना है तो आप जाकर के वाईसीटी इंजीनियरिंग में आपका लक्ष्य बैच पड़ा हुआ है। किस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, कैसे-कैसे क्वेश्चनों का डिस्कशन होता है, कैसे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एग्जाम में अटेम्प्ट करोगे, सारी बातें आपको वहां से दिख जाएंगी। तो इस बैच को जो एसएससी जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मस्ट है। आप यहाँ से जाके वाईसीटी बुक ऐप आप पहले डाउनलोड करेंगे, वहां से आप जाकर के यहाँ पे चैंपियन बैच है, वहां से आप इसको ले सकते हो। तो ठीक है भाई, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था सर कार्नोट थ्योरम के बारे में। कार्नोट थ्योरम के बारे में हम लोगों ने बातें सुनी थी। तो सबसे पहले ऐसा कर लेते हैं सर, सबसे पहले कार्नोट साइकिल की बात कर लेते हैं। ये भी, इससे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका। कार्नोट साइकिल के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है? कार्नोट साइकिल के बारे में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। वो भी हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है? 3, 4 ये पीवी डायग्राम, पीवी डायग्राम है आपका। ठीक है? ये पीवी डायग्राम है आपका कार्नोट साइकिल का। कार्नोट साइकिल का क्या है भाई, ये पीवी डायग्राम। और टीएस डायग्राम अगर हम बात करेंगे, टीएस डायग्राम की हम लोग अगर बात करेंगे, ध्यान से देखना, टीएस डायग्राम का तो ये पूरा इस तरीके से बनता है भाई, इस तरीके से बनता है। ठीक है? ये आपका क्या है भाई, टीएस डायग्राम। ये आपका क्या है सर, टीएस डायग्राम है। और ये आपका क्या है सर, पीवी डायग्राम। ये कार्नोट साइकिल की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, कार्नोट साइकिल की बात करो सर, क्वेश्चन इससे पूछा जाता है और आपको ये पता है सर, कार्नोट साइकिल को ही हम लोग क्या मानते हैं सर, रिवर्सिबल साइकिल मानते हैं। रिवर्सिबल साइकिल मानते हैं, यानी इसका हर एक प्रोसेस क्या होता है सर, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसका हर एक प्रोसेस जो है रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है? तो अगर हम यहाँ पे बात करें सर पाथ 1 से 2, जब हम पाथ 1 से 2 बात करेंगे, पाथ 1 से 2 तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग बोलेंगे कि सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या बोलेंगे? 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है। 1 से 2 की बात कर रहे हैं तो सर क्या बढ़ रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है सर, कंप्रेशन हो रहा है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। क्या बोलते हैं सर? रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। अच्छा, यहीं पे एक टर्म आया सर, पहले भी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं सर, ये रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम लोग बोलते हैं सर आइसेंट्रोपिक। ये आपसे पूछा जा चुका है, एसएससी जेईई में भी पूछा जा चुका है कि जो हमारा रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। तो मतलब 1 से 2 जो हमारा हो गया, 1 से 2 जो हमारा हो गया, जब 1 से 2 की बात हम कर रहे हैं, इसी को आर बोल के लिख सकते हैं सर। इसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं सर, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन भी बोल सकते हैं, आइसेंट्रोपिक
कंप्रेशन बोल सकते हैं। दूसरी बात करें सर, हम लोग दूसरे प्रोसेस की बात करें, 2 से 3 की अगर हम लोग बात करें, 2 से 3 की अगर हम बात करें, तो इसको क्या बोलोगे सर? 2 से 3 आप बात करोगे या इसको बोलोगे सर, ये 2 से 3 जो है आप देख रहे हो सर, ये टेम्परेचर है और यहाँ पे क्या है सर, ये एंट्रोपी है। ये क्या है सर, एंट्रोपी है। S1 बोल दो या S4 बोल दो। S1 और S2 बराबर है, S4 और S3 बराबर है। तो सर यहाँ पे आप हीट एडिशन की बात कर रहे हो। हीट एडिशन किस पे सर? कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको बोल रहे हो सर हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। 2 से 3 है ना, हीट एडिशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर या आइसोथर्मल हीट एडिशन। इसको क्या बोल सकते हो सर? कांस्टेंट टेम्परेचर हीट एडिशन, या इसको बोल सकते हो सर आइसोथर्मल हीट एडिशन। अरे समझ में आ गई बात? आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर यहाँ का क्या है सर? कांस्टेंट है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल हीट एडिशन, आइसोथर्मल हीट एडिशन हो गया। अब प्रोसेस है सर 3 से 4, 3 से 4 एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है और वो भी कैसे सर? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। क्या हो रहा है सर? अगर प्रोसेस हम 3 से 4 की ओर जाए तो ये हमारा क्या हो रहा है सर? रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। आर इसी को बोल सकते हैं आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन। समझ में आ गई बात? एक एक प्रोसेस याद रखना, पूछा जाता है। अब बचा सर प्रोसेस 4 to 1। 4 to 1 में क्या हो रहा है सर? यहां से क्या होगा सर? हीट रिजेक्ट करेगा। यहां से क्या होगा सर? हीट रिजेक्ट करेगा। हीट रिजेक्ट करेगा तो वो क्या होगा सर? कांस्टेंट टेम्परेचर हीट रिजेक्शन, या ये बोल सकते हो आप हीट रिजेक्शन 4 से 1, या तो इसको बोल सकते हो आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन, या बोल सकते हो हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ये आपकी क्या है सर? कार्नोट साइकिल। ये आपकी क्या है भाई? कार्नोट साइकिल है, जिसमें आपके चारों प्रोसेस क्या है सर? रिवर्सिबल प्रोसेस है। चारों की चारों प्रोसेस आपके क्या होते हैं भाई? चारों की चारों प्रोसेस आपके क्या है सर? रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्लियर? चारों के चारों प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है और आपने ये सारी बातें यहां से देख ली। अब इसकी प्रूवमेंट होती है, इसकी प्रूवमेंट भी होती है कि इफिशियंसी अगर निकालें, इसकी इफिशियंसी अगर निकालें तो भाई ये क्या है सर? लोअर टेम्परेचर है यहाँ पे टीएल, और ये क्या है सर? हायर टेम्परेचर। तो जो इफिशियंसी आप निकालते हो कार्नोट साइकिल की, वो निकल के आती है सर 1 माइनस टीएल अपॉन कितना सर? टीएच। इफिशियंसी जो आपकी कार्नोट साइकिल की निकल के आती है, वो आती है सर 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। प्रूवमेंट होती है लेकिन करने की जरूरत नहीं। बस आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए भैया, कार्नोट साइकिल की जो एफिशिएंसी का फार्मूला होता है वो होता है सर 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। वो हीट इंजन से ही जैसे आप निकालते हो उसी तरीके से सब ये आप बोल सकते हो सर W अपॉन क्यू सप्लाइड। W अपॉन क्यू सप्लाइड से ही ये इफिशियंसी निकल के आती है, और आपने देखा सर 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। इतनी बातें आपको कार्नोट साइकिल में आनी चाहिए। इतनी बातें आपको क्या होनी चाहिए सर? कार्नोट साइकिल की आपको पता होनी चाहिए। क्लियर? क्लियर है? बताओ। क्लियर है? अब इसका क्या है? ये तो कोई प्रैक्टिकल साइकिल तो है नहीं, क्योंकि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है कि चारों प्रोसेस आपके क्या हो सर? रिवर्सिबल। हाँ, रिवर्सिबल होना ही इम्पॉसिबल। ये तो आपके क्या इमेजिनरी साइकिल है जिसकी इफिशियंसी 100%, और आप कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी क्या मानते हो भाई? 100% 100। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस आपको बोल रहा है ऐसा सारे रिवर्सिबल प्रोसेस है, ऐसा पॉसिबल प्रैक्टिकली नहीं होता है। दूसरी बात है क्या है कि सर ये जो आप बोल रहे हो कि आपका आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है और रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस आपका एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज्यादा स्लो प्रोसेस होता है। जो आप आइसोथर्मल हीट एडिशन आप कर रहे हो, ये प्रोसेस बहुत स्लो होता है, और एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो बहुत फास्ट प्रोसेस होता है।
एडियाबैटिक प्रोसेस आपका बहुत फास्ट प्रोसेस होता है, तो ये भी आपका क्या है सर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका जो है साइकिल पूरी इमेजिनरी साइकिल, इसकी जो इफिशियंसी हम लोग मानते हैं, ये इफिशियंसी हम लोग मानते हैं सर 100%। क्लियर? क्लियर? अब दो तीन बातें जो यहां से आप बोल सकते हो सर कार्नोट साइकिल के बाद से, कि एक क्या बोल रहा है सर कि जो आपके रिवर्सिबल साइकिल की इफिशियंसी है वो क्या है सर, वर्किंग फ्लूइड पर इंडिपेंडेंट है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। रिवर्सिबल साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, वर्किंग फ्लूइड पे डिपेंड करता ही नहीं है कि कौन से वर्किंग फ्लूइड पे वर्क कर रहा है। डिपेंड किस पे करता है सर, टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। फॉर वेरियस रिवर्सिबल साइकिल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर एफिशिएंसी इज सेम। ये देखो ये लिखा है, जो आपकी साइकिल है रिवर्सिबल साइकिल या कार्नोट साइकिल डिपेंड ओनली व्हाट, टेम्परेचर। ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है सर टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है, सिर्फ टेम्परेचर लिमिट पे डिपेंड करता है। फॉर वेरियस रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट, क्या बोल रहा है, फॉर वेरियस रिवर्सिबल इंजन वर्किंग बिटवीन सेम टेम्परेचर लिमिट द इफिशियंसी रिमेन सेम। सेम टेम्परेचर लिमिट पे अगर वर्क कर रहे हैं बहुत सारे वेरियस रिवर्सिबल इंजन, तो इसकी जो इफिशियंसी है वो क्या होती है सर, सेम होती है। अरे क्लियर? क्लियर? तो ये आपकी ये पूरी कॉन्सेप्ट आपने किसका पढ़ लिया सर, आज आपने पढ़ा कि भैया कार्नोट साइकिल के बारे में हमने जान लिया सर। कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस होते हैं, एक होता है सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन जिसको हम लोग आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद सर हीट एडिशन, हीट एडिशन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको आइसोथर्मल हीट एडिशन बोलते हैं। थर्ड प्रोसेस होता है सर आपका रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन जिसको आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन बोलते हैं। और सर फोर्थ प्रोसेस आपका होता है सर हीट रिजेक्शन एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर जिसको आप आइसोथर्मल हीट रिजेक्शन बोलते हो। ये 4 प्रोसेस कम से कम अगर आपसे पूछा जाए कि कार्नोट साइकिल किस किस प्रोसेस से बना हुआ है, तो वो प्रोसेस आप बता सकते हो। इफिशियंसी ऑफ कार्नोट साइकिल भी आप बता सकते हो, 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच होता है। क्लियर? चलो भाई इसके आगे की बातें करते हैं भाई। अब ये छोटा सा रिवीजन आपके लिए कि आपको पता है सर जीरॉर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। जीरॉर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सर, एक बॉडी ए थी जिसके साथ बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में था, बी के साथ बॉडी सी थर्मल इक्विलिब्रियम में था, तो सर ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा। तो जीरॉर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेटेड है सर, टेम्परेचर से है। क्वेश्चन एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है। और ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किससे रिलेट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर, इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सर इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से किसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है सर, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई, इतनी बातें समझ में आती हैं आपको? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो भाई अब आपको एक बात समझ में आनी चाहिए, टर्म आया सर एंट्रोपी। एंट्रोपी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में निकल के आया। एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी की अगर आप बात कर रहे हो सर, एंट्रोपी का मतलब क्या है, एंट्रोपी का मतलब आपके किससे बोलता है सर, रैंडमनेस ऑर्डरनेस। किससे बोलते हो सर, रैंडमनेस आप बोल सकते हो और डिसऑर्डरनेस की बात बोल सकते हो। ये मेजर करता है मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस, क्या, एंट्रोपी। एंट्रोपी क्या मेजर करता है सर, एंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस या ऑर्डरनेस ऑफ द सिस्टम। समझ में आ गई बात ये? तो ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा एंट्रोपी के लिए, स्टेटमेंट आपको मिलेगा। तो एंट्रोपी आपका क्या होता है सर, रैंडमनेस या आपका डिसऑर्डरनेस। क्लियर? ठीक बात है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत। अब एक बात आता है सर यहाँ पे एंट्रोपी के बाद, क्लासियस इनइक्वालिटी।
क्या आता है सर? क्लासियस इनइक्वालिटी। क्लासियस इनइक्वालिटी किसको बोलते हैं सर? इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन डी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। ये पूछा जाता है क्लासियस इनइक्वालिटी के बारे में। क्लासियस इनइक्वालिटी क्या होगा? तो ये स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए। ये स्टेटमेंट यही पूछा जाएगा ही आपसे, बोलेगा क्लासियस इनइक्वालिटी क्या है, तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू अपॉन टी लेस देन इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक बात है? ठीक बात है। अब देखो और क्या पूछा जाता है आपसे? आपसे बोला जाता है सर, अगर आपने देखा सर क्लासियस इनइक्वालिटी जो है वो आपने क्या बोला सर? डी क्यू बाई टी लेस देन इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हम इसको लेस देन जीरो बोले, लेस देन जीरो बोले, तो लेस देन जीरो ये किसके लिए होगा सर? फॉर इरिवर्सिबल साइकिल के लिए। इरिवर्सिबल साइकिल के लिए क्या होगा सर? जो आपकी क्लासियस इनइक्वालिटी जो बोल रहे थे, डी क्यू अपॉन टी लेस देन जीरो। अगर सर ये इक्वल्स टू जीरो होगा तो ये किसके लिए होगा सर? रिवर्सिबल साइकिल के लिए होगा। अगर ये सर ग्रेटर देन जीरो हुए तो इसका मतलब ये क्या है सर? इम्पॉसिबल साइकिल इज क्या? व्हाट? इम्पॉसिबल है। साइकिल आपकी क्या है सर? इम्पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? साइकिल आपकी क्या है सर? इम्पॉसिबल है। इतनी बात समझ में आई? क्लासियस इनइक्वालिटी का मतलब समझ में आया? और ये तीनों पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, तीनों पॉइंट एसएससी जेईई में पूछा जा चुका है और ये पूछा ही जाता है, यहां से क्वेश्चन बनता है, तो ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। समझ में आ गई बात? लेस देन जीरो हो तो रिवर्सिबल साइकिल है, इक्वल्स टू जीरो हो तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल है, अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है तो साइकिल इज व्हाट? इम्पॉसिबल है। साइकिल इज व्हाट? इम्पॉसिबल है। समझ में आ गई बात? ये क्लियर? अब बात करते हैं, अब बात करते हैं सर एंट्रोपी प्रिंसिपल की। एंट्रोपी प्रिंसिपल की। एंट्रोपी प्रिंसिपल क्या बोलता है सर? एंट्रोपी प्रिंसिपल आपकी क्या बोलता है सर? एंट्रोपी प्रिंसिपल बोलता है कि एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स, जो एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स की है, कैन नेवर बी निगेटिव। वो निगेटिव नहीं हो सकती। मतलब अगर हम डेल्टा एस यूनिवर्स की बात करें तो ये हमेशा क्या होगा भाई? हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा सर? जीरो। ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा सर? जीरो होगा। अकॉर्डिंग टू द एंट्रोपी प्रिंसिपल, जो आपका एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स है, कैन नेवर बी निगेटिव। ये क्या होगा सर? ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, निगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अगर यहां पे हम यूनिवर्स की बात करें तो इसको क्या लिख सकते हैं सर? हम लोग इसको लिख सकते हैं सर, यूनिवर्स जो हमारा मिलके बना होता है वो सिस्टम और किससे मिलके बना होता है सर? सराउंडिंग से मिलके बना होता है। सिस्टम और सराउंडिंग से मिलके बना होता है। तो एस यूनिवर्स जो है वो निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, वो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको सिस्टम में हम लोग लिख सकते हैं। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर? क्लियर? अगर अब हम लोग बात करें सर एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम की, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम, तो यहां पे आपका जो एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम आएगा, एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम आएगा, वो आएगा आपका क्या? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी। और इसके बारे में थोड़ी सी बातें यहां पे जैसे कर ली गई। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है सर? कॉज्ड बाय इंटरनल डिस्पैटिव इफेक्ट, मतलब जैसे आपका फ्रिक्शन हो गया, टर्बुलेंस हो गया, ये क्या देता है सर? इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी बनाता है। एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी क्या है सर? कॉज्ड बाय एक्सटर्नल ग्रेडियंट लाइक हीट ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये आपका क्या है सर? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है। ये आपका क्या है सर? एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है। ठीक है? क्लियर है? यहां पे देखो डिफिनेशन भी लिखा है इरिवर्सिबिलिटी का, कि द फैक्टर दैट कॉज अ प्रोसेस टू बी इरिवर्सिबल आर कॉल्ड इरिवर्सिबिलिटी। तो दो तरीके की इरिवर्सिबिलिटी होती है, एक इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होती है, एक एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होती है। इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी में जैसे क्या देता है सर? फ्रिक्शन हो गया आपका, फ्रिक्शन आपका क्या हो गया सर?
फ्रिक्शन आपका क्या हो गया, फ्रिक्शन एंड टर्बुलेंस आपकी इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की बात करोगे तो आपका क्या होगा सर, हीट ट्रांसफर टेम्परेचर ग्रेडियंट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई बताओ, इतनी बातें यहां से क्लियर हो गई कि नहीं, बताइए। आगे चले, आगे चले भाई। देखो अगर यहां पे अब हम लोग सिस्टम की बात कर रहे हैं तो सिस्टम में भाई ध्यान से देखो, सिस्टम की अगर बात करेंगे एंट्रोपी की तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे सर, उसमें हम लोग लिखेंगे जो आपका सिस्टम होगा एंट्रोपी का वो आपका होगा सर ds इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, और जो ds होगा आपका वो एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगा। सिस्टम में जो होगा वो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी होगा और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी होगा। ठीक है, अब आपको ये बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि सर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से होगा और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी किसकी वजह से होगा। क्लियर, क्लियर, समझ में आ गई बात, समझ में आई बात। तो अगर आप इसको लिखोगे इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी का हुई बोलते हैं हम लोग सर एंट्रोपी जनरेशन, इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, एंट्रोपी जनरेशन, और जो एक्सटर्नल होता है वो होता है सर डी क्यू बाई वॉट, टी, डी क्यू बाई टी। तो जो हमारा एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम निकल के आता है पूरा खेल यहाँ का रहता है, पूरा खेल कहाँ का रहता है सर, डी एस इक्वल्स टू एस जनरेशन प्लस डी क्यू बाई टी। जो इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी के कारण आता है सर वो एस जनरेशन हम लोग बोलते हैं, और एक्सटर्नल बोला है ना, एक्सटर्नल कहां से आता है, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी यहां से आपने क्या देखा, caused by external gradient like heat transfer due to the temperature gradient। तो यहां पे आपने देखा एक्सटर्नल की जगह पे हम लोगों ने क्या लिखा सर, dq by t लिखा हुआ है। क्लियर, क्लियर बात। अब यहां से देखो आप, यहां से देखो एस इनवर्स आपका ग्रेटर देन जीरो है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। ठीक है, और फिर यहां पे आपने लिखा ये भी सर इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है, सिस्टम को लिख दिया। उसके बाद यहां पे आपने देखा सर यहां तक हम पहुंच गए थे सर ds इक्वल्स टू क्या है, एस जनरेशन प्लस dq बाई टी, और इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी है और एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी है। अब यहां से आपका केस बनते हैं, यहां पे आपके क्या बनते हैं सर, केस। क्या केस है, अगर आपका बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी चेंज ड्यू टू इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज जीरो, या आप ये बोल दे सर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें तो रिवर्सिबल प्रोसेस में इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी वाला जीरो हो जाएगा, यानी एस जनरेशन आपका क्या हो गया सर, जीरो। एस जनरेशन आपका जीरो हो गया तो जो सिस्टम का एंट्रोपी हो गया वो क्या आ गया सर, वो आ गया सर ds इक्वल्स टू कितना, dq बाई टी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से सुनते हैं। मैंने क्या बोला सर, आपको यहां से समझा देता हूं। पहला केस यहां से बोल रहे हैं कि सर अगर एस जनरेशन जीरो या रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लें, रिवर्सिबल प्रोसेस में सर जो आपकी इंटरनल रिवर्सिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी, जीरो, यानी एस जनरेशन आपका क्या हो जाएगा सर, जीरो। एस जनरेशन जैसे ही जीरो हुआ तो जो आपके एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है वो किस पे डिपेंड करेगा, dq बाई टी पे डिपेंड करेगा, dq बाई टी पे डिपेंड करेगा, करेगा। पहली बात कर रहा हूं सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। अब ध्यान से देखो यहां से तीन केस बने, देखो यहां से आपके तीन केस बनेंगे, ध्यान से देख लो, पूछा जाता है, यही पूछा जाता है, यही पूछा जाता है। अब आपने देखा सर कि जो हमारा एंट्रोपी है सिस्टम की वो एंट्रोपी ds इक्वल्स टू कितनी आ गई है सर, dq बाई टी। रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं केस वन में जहां पर एस जनरेशन हमारा जीरो है। इसका मतलब सर जो हमारा सिस्टम क्या एंट्रोपी है वो इस पे डिपेंड करेगा dq पे। अब ये q क्या होगा, सिस्टम से हीट निकलेगी या सिस्टम को आप हीट दोगे या तो इंसुलेटेड होगा, तीन ही केस तो बचेगा। सिस्टम की बात करो तीन ही केस होगा, या तो सिस्टम से हीट निकलेगी या सिस्टम को हीट आप दोगे
या तो आपका कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगा। अब एक बात बताओ, अगर सर अगर सिस्टम से हीट निकल रही है तो क्या बताया था सर, सिस्टम से हीट निकल रही है तो क्यू क्या होता है सर, निगेटिव होता है। क्यू निगेटिव होता है, तो अगर ये क्यू निगेटिव है तो ये डीएस भी क्या होगा सर, निगेटिव होगा। डीएस भी क्या होगा सर, निगेटिव होगा। एंट्रोपी की वैल्यू क्या होगी सर, डिक्रीज होगी। पहला हो गया, पहला हो गया। फर्स्ट देख लो क्या बोल रहा हूं भाई, सिस्टम से क्यों निकला, आपने देखा सर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखा सर, आपकी जो सिस्टम की एंट्रोपी है वो डिपेंड कर रही है डीक्यू बाई टी से, यानी डीक्यू जो है हमारा वो क्या हो सकता है सर, क्यू की वैल्यू सिस्टम से निकल भी सकती है, सिस्टम को आप हीट दे भी सकते हो या कोई हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर सिस्टम से हीट निकल रही है, सिस्टम से हीट निकल रही है इसका मतलब क्यू की वैल्यू निगेटिव, क्यू की वैल्यू निगेटिव तो डीएस भी क्या निगेटिव, और यहां से एंट्रोपी डिक्रीज होगा। पूछा जाता है, पूछा जाता है। सेकंड सर, अगर सिस्टम को आप हीट दे रहे हो, सिस्टम को हीट दे रहे हो तो ये क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। सिस्टम को हीट दोगे तो क्या होगा सर, वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा तो डीएस की वैल्यू क्या होगी सर, पॉजिटिव, और यहां पे एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। यहां पे एंट्रोपी आपकी डिक्रीज कर रही, और यहां पे एंट्रोपी आपकी, और आप फील कर पा रहे हो, इंक्रीज करेगी। और यहां पे सर इंसुलेटेड है, डीक्यू की वैल्यू जीरो है, डीक्यू को जीरो किया तो एंट्रोपी क्या होगी सर, जीरो, और इसी को बोलते हैं सर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, क्योंकि यहां पे एंट्रोपी आपकी क्या है सर, कांस्टेंट, और आइसेंट्रोपिक का मतलब होता है सर रिवर्सिबल एडियाबैटिक। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं सर, आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन तो यहां से है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सिस्टम इन अ रिवर्सिबल process may increase, decrease or remain constant, or remain constant। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। डायरेक्ट पूछा जाता है, और आपने तो देख लिया आपने कि सर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया तो सर हमारा यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस की बात किया तो एस जनरेशन जीरो हो गया, और जो पूरा एंट्रोपी का जो एंट्रोपी सिस्टम ऑफ एंट्रोपी बात हो रही डिपेंड कर रही है सर डी क्यू बाई टी पे, और उसके बाद सर तीन केसेस बन रहे हैं, एक में एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है, एक में जीरो हो रही है, और एक में बढ़ रही। तो इसीलिए ये बोल सकते हैं सर, हम ये बता ही नहीं सकते कि एंट्रोपी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी बढ़ेगी, घटेगी या जीरो होगी, ये तीनों ही हो सकता है, आपने यहां पे देख लिया। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, ये देता है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी विल बी डिक्रीजेस, एंट्रोपी विल बी इंक्रीजेस, एंट्रोपी विल बी कांस्टेंट। नो, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी कैन बी, एंट्रोपी में इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट। समझ में आई बात, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट, और ऊपर ही इसकी प्रूवमेंट है, ये तीनों आपने देख लिया, और ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आता है, गलत नहीं होना चाहिए। स्टेटमेंट के फॉर्म में एंट्रोपी का क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ में आ गई। अब बनता है सर, अभी तक आपने केस वन देखा था, अब बात करते हैं सर केस टू। केस टू क्या है, अभी तक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात किए थे, अब इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हो, कि अगर प्रोसेस आपका क्या है सर, इरिवर्सिबल है, तो प्रोसेस आपका अगर इरिवर्सिबल है तो इरिवर्सिबल के लिए आप क्या बोलते हो सर, कि डीएस इज ग्रेटर देन आपका डीक्यू बाई टी होगा, डीएस इज ग्रेटर देन डीक्यू बाई टी होगा। तो यहां पे सर एस जनरेशन ड्यू टू द इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी, और यहां पे सर ड्यू टू द हीट ट्रांसफर एक्सटर्नल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये क्लियर, क्लियर बात है, समझ में आई बात ये, ठीक। अब यहां से सर आप देखोगे इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए पहला क्या है सर, अगर सिस्टम इज एडियाबैटिक हो जाए,
सिस्टम एडियाबैटिक हो जाएगा तो जो हमारा, ध्यान से सुनो, ये इरिवर्सिबिलिटी की बात कर रहे हो। रिवर्सिबल प्रोसेस में तो एस जनरेशन 0 हो जाता था, लेकिन इरिवर्सिबल में तो नहीं है। तो इरिवर्सिबल में जो आपका डीएस आ रहा है सिस्टम का, वो तो यही आ रहा है, एस जनरेशन प्लस डी क्यू बाई टी। अब इसमें केस ये बना रहे हैं कि अगर सर आपका एडियाबैटिक प्रोसेस हो, एडियाबैटिक प्रोसेस हो तो आपका क्या होगा सर, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, 0। और हीट ट्रांसफर 0 हो जाएगा तो एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, एस जनरेशन के बराबर हो जाएगा। अरे क्लियर, क्लियर, क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ, क्लियर है। दूसरा क्या बोल रहा है सर, इरिवर्सिबल प्लस नॉन एडियाबैटिक इफ इंक्रीज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरेक्शन देन ds इक्वल्स टू 0 और s आपका क्या हो जाएगा सर, आइसेंट्रोपी। क्या बोल रहा है कि जो आप ये बोल रहे हो सर, ds आप ये बोल रहे हो कि सर एक आपका s आ रहा है इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी जिसको एस जनरेशन बोल रहे हो, और एक्सटर्नल रिवर्सिबिलिटी ये बोल रहा है कि जितना ये बढ़े उतना ही ये कम हो जाए, यही बोल रहा है। इफ इंक्रीज इन इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी इज कंपनसेटेड बाय डिक्रीज इन एक्सटर्नल इंटरेक्शन, जितना ये बढ़े उतना, मान लो ये +5 बढ़ा और ये -5 घट गया, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी, और एंट्रोपी क्या होगा सर, आइसेंट्रोपी। ये स्टेटमेंट पूछता है, स्टेटमेंट पूछता है। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन आपका इस स्टेटमेंट से पूछा गया, लेकिन एसएससी है, कुछ भी है, ये स्टेटमेंट भी आपसे क्या हो सकता है सर, पूछा जा सकता है। तो इस स्टेटमेंट के बारे में भी आपको क्या होना चाहिए सर, पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात, क्लियर। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एंट्रोपी से लेकर के, एंट्रोपी से लेकर के जितनी बातें आपने यहां तक देखी है, एंट्रोपी से लेकर के, एंट्रोपी प्रिंसिपल हो गया, क्लासियस इनइक्वालिटी हो गई, और आपका ये जो तीनों बातें मैंने बताई हैं, एंट्रोपी प्रिंसिपल हो गया, और उसके बाद ये तीनों केस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, और सारे पॉइंट आपके समझ में आ जाने चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सर आपकी, आपकी दो टीडीएस इक्वेशन होती है, क्या होती है सर, दो टीडीएस आपकी इक्वेशन होती है, और दोनों से फार्मूला निकलता है एंट्रोपी का, दोनों से एंट्रोपी का फार्मूला निकलता है। टीडीएस इक्वेशन क्या है सर, टीडीएस इक्वेशन की हम लोग बात करें, दो इक्वेशन होती, दोनों आपको याद रखनी है, और उन्हीं दोनों फार्मूले से सर आपका, उन्हीं दो फार्मूले से क्या होगा सर, आपसे एंट्रोपी के फार्मूले निकलेंगे, और उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है। क्या होता है टीडीएस इक्वेशन, टीडीएस इक्वेशन एक तो आप कैसे निकालोगे सर, आपको जानते हो सर, फर्स्ट इक्वेशन आपको डेल क्यू यू इक्वल्स टू कितना पता है सर, डी यू प्लस पी डीवी पता है सर, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत, बताओ। और आपको यह भी पता है सर, जो डीएस होता है वो क्या होता है सर, डी डेल क्यू अपॉन टी होता है, अरे होता है, डेल क्यू अपॉन टी होता है। तो अगर डेल क्यू को हम यहां से क्या लिख सकते हैं सर, डेल क्यू को हम लोग लिख सकते हैं सर टी इंटू डीएस, टी इंटू डीएस लिख सकते हैं। अरे एंट्रोपी को आप क्या लिख सकते हो सर, डी क्यू अपॉन टी, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं। ये कब है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है, क्योंकि एस जनरेशन वहां पे 0 हो जाएगा। अरे क्लियर, ये कब होगा, सिस्टम की एंट्रोपी dq बाई टी के बराबर तभी होगी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही, क्यों, क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में एस जनरेशन 0 हो जाता है, तो आपका एक्सटर्नल आपकी इरिवर्सिबिलिटी के कारण आपको जो एंट्रोपी मिलती है dq बाई टी, यहां से डेल क्यू को लिखा सर टी डी एस। अब यहां पहले इक्वेशन में रख दो, पहले इक्वेशन में हमने रखा सर, तो ये हो गया सर टी इंटू डी एस इक्वल्स टू, डी को क्या लिख सकते हैं सर, डी को लिख सकते हैं सर एम सीवी dt लिख सकते हैं, एम सीवी dt लिख सकते हैं भाई, इंटरनल एनर्जी को, प्लस यहां से हो गया सर पी डीवी, पी डीवी, क्लियर, क्लियर है। अब क्या करें सर, टी से डिवाइड कर दें, तो यहां से ds हो जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा सर mCV dt बाई टी, और यहां से आ जाएगा सर P बाई टी इंटू डीवी, P बाई टी इंटू डीवी। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? अब एक बात हमको बहुत अच्छे से पता है, एक बात हमको बहुत अच्छे से पता है सर कि पीवी इक्वल्स टू क्या होता है सर, एम आर टी के बराबर होता है। एम आर टी, एम आर टी, क्योंकि हमको सर पीटी है डीवी है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं सर कि सर पी बाई टी जो होगा वो एम आर अपॉन वी के बराबर होगा, वो एम आर अपॉन वी के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। पी बाई टी, ये पी बाई टी जो है उसको निकाल लिया सर एम आर अपॉन वी के बराबर। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। तो यहां से क्या हो गया सर, यहां से अगर अब हम डीएस लिख रहे हैं, डीएस हमारा हो जाएगा, डीएस हमारा हो जाएगा सर एम सी वी डी टी बाई टी प्लस यहां पे हो जाएगा एम आर अपॉन वी डी वी। क्लियर? इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट कर दो भाई, इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। टी इनिशियल से टी फाइनल, वी इनिशियल से वी फाइनल, वी इनिशियल से वी फाइनल लिख दिया। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई टीडीएस इक्वेशन पहले पूछेगा तो पहली टीडीएस इक्वेशन आपकी यही है, पहली टीडीएस इक्वेशन आपकी यही है, ठीक है। पहली टीडीएस इक्वेशन आपकी यही है, टीडीएस इक्वेशन आपसे पूछा जाता है तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन आपकी यही है, ठीक है। अब यहां से जब इंटीग्रेट आप करोगे, इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा सर, यहां से एंट्रोपी आएगी, एंट्रोपी आएगी आपकी, एंट्रोपी जो आएगी वो क्या आ जाएगी सर, यहां से एम सी वी और डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा सर, एल एन टी, एल एन टी, टी इनिशियल अपॉन टी फाइनल प्लस यहां से सर कांस्टेंट आ जाएगा बाहर एम आर, और यहां आ जाएगा सर एल एन वी, और एल एन वी में जो लिमिट जाएगी सर वी इनिशियल वी फाइनल। तो फाइनली जो आपकी एंट्रोपी ऑफ सिस्टम आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर, एम सी वी एल एन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल प्लस एम आर एल एन वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। ये फार्मूला आपका किसका है सर, एंट्रोपी का है। ये फार्मूला आपकी फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन से निकल के आता है, फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन से निकल के आता है। तो ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। क्लियर? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर भाई बताओ, क्लियर है कि नहीं क्लियर? आपको इसकी जो इक्वेशन मैंने लिखी है, इक्वेशन जो आपके यहाँ पे लिखी गई है वो आपके देखो यहाँ पे है कि S2 माइनस S1 जो एंट्रोपी DS है ना, वो क्या निकल के आया सर, CV ln T2 अपॉन T1 प्लस R ln V2 अपॉन V1। तो ये कहां से आया है, ये इक्वेशन की अगर हम बात करें तो वो यहां से आया है, DS बोल दो। अरे ये DS है तो ये भी लिमिट जाएगी, मान लो S इनिशियल S फाइनल, तो यहाँ पे S फाइनल माइनस S इनिशियल, S फाइनल माइनस S इनिशियल की वैल्यू ये आ जाएगी। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब आओ सर दूसरी, ये तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन थी, ये तो फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन थी, यहां पे बोल दो सर फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन। अब बात करते हैं सर सेकंड, सेकंड टीडीएस इक्वेशन, सेकंड टीडीएस इक्वेशन। सेकंड टीडीएस इक्वेशन, अभी आपने देखा सर उसको इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में, अब देखोगे आप किसके सर, एंथैल्पी के फॉर्म, एंथैल्पी के फॉर्म में आप इसको देखोगे। जैसे आपको ये पहले भी मैं बता चुका हूं कि सर आपका H क्या होता है, H होता है सर U प्लस पीवी, U प्लस पीवी, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये DH हो जाएगा, ये DU हो जाएगा, ये हो जाएगा सर PdV, और ये हो जाएगा सर VdP। यही तो डिफरेंशिएशन होगा, यही तो डिफरेंशिएशन होगा, बताओ यही तो डिफरेंशिएशन होगा। और ये जो है DU प्लस PdV, DU प्लस PdV किसके बराबर है सर, डेल Q। अरे DU प्लस PdV डेल Q के बराबर, तो क्या मैं इसको डेल H
DH और यहाँ पे सर इक्वल्स टू डेल क्यू प्लस VDP लिख सकता हूँ। फिर यहाँ पे सर इसको डेल क्यू इक्वल्स टू DH माइनस VDP लिख सकता हूँ। अब आपको यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बहुत अच्छे से पता है कि सर जो डेल क्यू होता है वो किसके बराबर होता है, जो आपका डेल एस होता है DS वो होता है सर डेल क्यू बाई टी फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। तो यहां पे रखोगे तो ये आ जाएगा सर TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP। ये आपकी क्या है सर, सेकेंड TDS इक्वेशन। ये आपकी सेकेंड TDS इक्वेशन होती है, सेकेंड TDS इक्वेशन होती है। TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड TDS इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करना है भाई, कुछ करना ही नहीं, ध्यान से देखो। TDS को ऐसे ही रहने दो। DH क्या होता है सर, DH होता है सर MCP डेल्टा डी, MCP dt, और यहाँ पे क्या है सर माइनस का VDP। तो हम ये जानते हैं सर PV इक्वल्स टू कितना हो गया सर MRT। ठीक है, MRT, या एक स्टेप के बाद ये करो, यहां से हमने किया सर DS MCP dt बाई टी, और यहां हो जाएगा सर V बाई टी dP। अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि सर PV इक्वल्स टू क्या होता है सर MRT होता है, तो हम यहाँ से V बाई टी निकालेंगे, V बाई टी आ जाएगा सर MR बाई P। क्लियर? तो यहां से सर हम लोगों ने DS किया, DS MCV dt MCP dt अपॉन टी, माइनस का V बाई टी की जगह पे क्या रखा सर MR बाई P और dP। अब इसको कर दो इंटीग्रेट, S इनिशियल S फाइनल, यहां पे इंटीग्रेट किया T इनिशियल T फाइनल, यहां पे इंटीग्रेट किया सर P इनिशियल P फाइनल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो यहां से क्या आया सर, यहां से आ गया सर SF माइनस SI इक्वल्स टू, यहां पे आया सर MCP बाहर हो गया और आया सर ln कितना T, और यहाँ पे लिमिट जाएगा T इनिशियल से T फाइनल, माइनस यहाँ पे क्या आया बाहर सर MR बाहर आ गया, और यहाँ पे आया सर ln P, और लिमिट क्या गई सर P इनिशियल से P फाइनल। तो यहाँ पे जो बात हमारी आई, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, SF माइनस SI इक्वल्स टू MCP ln T फाइनल अपॉन T इनिशियल माइनस MR ln P फाइनल अपॉन P इनिशियल। ये आपका दूसरा फॉर्मूला है एंट्रोपी का, ये आपका एंट्रोपी का दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला क्या था सर, पहला फॉर्मूला यहाँ था SF माइनस SI इक्वल्स टू MCV ln TF अपॉन TI प्लस MR ln VF अपॉन VI। इसी तरीके से जब यहाँ पे निकालोगे तो ये आ जाएगा SF माइनस SI इक्वल्स टू MCP ln TF अपॉन TI माइनस MR ln PF अपॉन PI। अब ये दोनों TDS इक्वेशन आपको क्या होने चाहिए सर, याद होने चाहिए। ये प्रूव इसलिए कराया, कभी कभी आपके बीच के स्टेप काम आ जाते हैं, नहीं तो ये फॉर्मूला लिखा था, मुझे क्या लिखाने की जरूरत, इंपॉर्टेंट था क्योंकि TDS इक्वेशन भी पूछता है। यहां से आप ये पता नहीं कर पाते कि TDS इक्वेशन होती क्या, देखो दो फॉर्मूले और इन दोनों को ही मैनेज कर लोगे तो आपका ये तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा, तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, और उसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सर इसकी प्रूवमेंट कैसे होती है, इसकी प्रूवमेंट कैसे होती है वो भी आप लोगों ने क्या किया सर, देख लिया है। किसी भी प्रकार की यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक बात है, क्लियर? यहां से सारी बातें क्लियर होगी एंट्रोपी की, एंट्रोपी की सारी बातें क्लियर होगी। अब आती है सर बात अवेलेबल एनर्जी। अब किसकी बात आती है सर, अवेलेबल एनर्जी की। ये सब सारी बातें आप देख चुके हो, उसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। ठीक है, चलो अवेलेबल एनर्जी की बात करें तो क्या बोल रहा है सर, मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन
फ्रॉम a certain heat input in a cyclic heat engine, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर? अवेलेबल एनर्जी बोलते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम a certain heat input in a cyclic heat engine। ठीक है, ठीक है। आपका कोई इंजन, हीट इंजन है जैसे आप बोलते हो, हीट इंजन है जिसकी टेम्परेचर लिमिट अगर हम बोले यहाँ पे, तो ये मान लेते हैं सर T1 है, ये हीट इंजन है और सर यहाँ पे आपका टेम्परेचर T0 है। तो यहाँ से जो वर्क निकलेगा भाई, यहाँ पे आप कुछ हीट सप्लाइड करोगे, यहाँ पे हीट कुछ क्या होगा सर? आपका रिजेक्ट होगा। कुछ हीट आपका क्या होगा सर? रिजेक्ट होगा। तो यहाँ के लिए अगर इफिशियंसी हम लिखें, यहाँ के लिए अगर हम इफिशियंसी लिखें, ध्यान से देखो, यहाँ के लिए अगर हम इफिशियंसी लिखें, तो इस हीट इंजन के लिए इफिशियंसी जो होगी सर वो क्या होगा? वर्क डन होगा अपॉन क्यू सप्लाइड होगा। क्यू सप्लाइड होगा, या इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं सर? Q1 बोल। और इफिशियंटी के टर्म में लिखेंगे तो सर 1 माइनस क्या होगा सर? T0 अपॉन T1 होगा। अरे बताया था ये हीट इंजन के लिए, कहाँ बताया भाई? सर भूल तो नहीं गए मेरे भाई? जब हम लोगों ने सीओपी पढ़ा था तो उसी समय आपको हीट इंजन के बारे में भी मैंने आपको बताया था। ये टीएच है, टीएल है, क्यू हीट है, क्यू लोअर है। तो यहाँ से देखो ये प्रूव करके निकाला था ना, हीट इंजन की एफिशिएंसी 1 माइनस टीएल अपॉन टीएच। टी लोअर है, टीएच है। उसी कॉन्सेप्ट पे वहां पे जब हम लोग लिखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट पे जब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो भैया 1 माइनस टी लोअर टी नॉट है और यहाँ पे हायर टी1। तो सर ये जो W है ना, ये जो यहां से आप ये लिख सकते हो, ये W जो है वो लिख सकते हो सर Q1 1 माइनस टी नॉट अपॉन T1। अरे इस दोनों इक्वेशन को बराबर किया, QS को 1 लग गया, QS Q1 के बराबर है, तो ये हो। ये जो W है ना, यही मैक्सिमम वर्क है। यही क्या है सर? मैक्सिमम वर्क। यही आपकी क्या है सर? मैक्सिमम वर्क है, या इसी को आप बोलोगे सर अवेलेबल एनर्जी है। मैक्सिमम वर्क आपका यही है। और इसको अगर एक फॉर्म में और लिखना चाहो तो आप ये लिख सकते हो सर W इक्वल्स टू Q1, और सर Q1 का मल्टीप्लाई कराओ तो यहाँ पे हो जाएगा सर T0, और यहाँ पे हो जाएगा सर Q1 अपॉन T1। और ये Q1 अपॉन T1 क्या है सर? सिस्टम की एंट्रोपी है। तो यहां से आ जाएगा Q1 माइनस T0 ds। और ये जो T0 ds है, यही क्या है सर? अनअवेलेबल एनर्जी। वही आपका क्या है? T0 ds। ds का मतलब S2 माइनस S1। तो यहाँ पे सर Q1 माइनस T0 ds, और ये जो ये वाला पोर्शन, यही आपका क्या है सर? अनअवेलेबल एनर्जी। इसका मतलब ये जो बोल रहे हो आप सर, जो हीट रिजेक्ट हो रही, जो हीट यहां से रिजेक्ट हो रही है, वही हमारा क्या है सर? अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है? बताओ, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ मेरे भाई। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अब क्या हो जाने चाहिए सर? पता हो जाना चाहिए। ये देखो यहाँ पे बनाया है, जो आपका अनअवेलेबल एनर्जी है, W मैक्स अवेलेबल एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अवेलेबल एनर्जी क्या आई? Q1 माइनस T0 S। इसको क्या बोलते हैं सर? अनअवेलेबल एनर्जी। क्लियर है? ठीक बात है? समझ में आई बात? देखो, अब ये फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इन साइकिल। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है और इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या है सर? T0 Q1 T1 माइनस T2 अपॉन T1 इंटू T2। T0 एम्बियंट टेम्परेचर है, Q1 हीट सप्लाइड है, और T1 और T2 टेम्परेचर लिमिट है। डायरेक्ट पूछा जाता है लॉस ऑफ अवेलेबल एनर्जी इन साइकिल। प्रूवमेंट होती है इसकी, जानने की जरूरत है? नहीं जानने की जरूरत है। जानने की जरूरत जो होती है वो मैं प्रूव कराता हूं, कोई जानने की जरूरत
डायरेक्ट आपसे ये फॉर्मूला पूछेगा या इसी पे न्यूमेरिकल पूछेगा, इसी पे न्यूमेरिकल पूछेगा। अगर न्यूमेरिकल पूछा होगा तो मैं यहां पे कराऊंगा। अरे ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ। यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ भाई, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताओ। ठीक बात है। अब आता है सर मैक्सिमम अवेलेबल एनर्जी, देख लियो, आता है सर एक टर्म अवेलेबिलिटी। क्या है सर? मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये जो डेफिनेशन है लिखी हुई वो ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सेम स्टेटमेंट कॉपी करके देता है। मैक्सिमम यूजफुल वर्क दैट इज ऑब्टेनेबल इन अ प्रोसेस इन विच सिस्टम कम इनटू इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग। और अवेलेबिलिटी का फंक्शन को हम दिखाते हैं सर फाई वन माइनस फाई टी को। ठीक है, फाई वन क्या होता है? अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सिस्टम होता है सर, ये ध्यान रखो। फंक्शन डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट पूछता है फाई इक्वल्स टू यू प्लस पी नॉट वी माइनस टी इंटू एस। अब फाई वन लिखोगे तो फाई वन क्या लिखोगे? फाई वन लिखोगे सर यू वन प्लस पी नॉट वी वन माइनस टी नॉट एस वन। फाई टू लिखोगे यू टू प्लस पी नॉट वी टू माइनस टी नॉट एस टू। अब आप यहां से फाई वन माइनस फाई टू, कभी कभी आपसे अवेलेबिलिटी पूछ लेता है, कभी कभी। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लोज सिस्टम आपको पता होना चाहिए, उसको किससे लिखते हैं? यू प्लस पी नॉट वी माइनस टी इंटू एस। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये दोनों इक्वेशन आपको टीडीएस इक्वेशन पता ही चल गई, दोनों इक्वेशन टीडीएस की आपको पता ही चल गई। क्लियर? टीडीएस की इक्वेशन दोनों पता चल गई, इसी से आपने फॉर्मूले प्रूव किए हैं। फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन क्या होती है? टीडीएस डी यू प्लस पीडीवी। कहां है आपका, कहां प्रूव किए हो सर? कहां प्रूव किए हो सर? ये यही तो निकाला सर, यहाँ पे टीडीएस एमसीबी डेल्टी पीडीवी पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन टीडीएस की कहां है सर? टीडीएस इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी। तो वही दोनों इक्वेशन आपको यहाँ पे लिखी गई, टीडीएस इक्वल्स टू डी यू प्लस पीडीवी और टीडीएस इक्वल्स टू डीएच माइनस वीडीपी। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है सर, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस डायग्राम। ये टीएस डायग्राम है, तो जो आपका स्लोप होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे टी बाई सीवी आता है, और जो स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर लाइन ऑन टीएस डायग्राम है वो क्या आता है सर? टी सीपी आता है, टी सीपी आता है। क्लियर है? तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे सर, ये कैसे होता है? आपको ये हमेशा से पता है कि सर सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है, सीपी की वैल्यू सीपी से बड़ी होती, लेकिन अगर इसका 1 रेशियो करें तो ये, एक मिनट, आप क्या बोल रहे हो सर? सीपी की वैल्यू सीवी से बड़ी होती है, ये फर्स्ट चैप्टर में आपने बताया था कि जो हमारा कांस्टेंट प्रेशर पे जो स्पेसिफिक हीट होती है वो कांस्टेंट वैल्यू से बड़ी होती है। लेकिन सर इनइक्वालिटी में क्या, इसको अगर 1 में लिख दें तो ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब क्या करें सर? मल्टीप्लाई करा दें टी से, तो किसका स्लोप ज्यादा आ रहा है सर? स्लोप ज्यादा आ रहा है सर टी बाई सीवी का। इसीलिए क्या बोला जा रहा है? स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये लाइन ही आपको याद रखनी है कि ये स्लोप ज्यादा होता है। ये एक एक पॉइंट जो ये लिखा गया है ना, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये क्वेश्चन रिपीटिशन में आते हैं, तो वो आप देख कैसे स्लोप बड़ा हो रहा है वो मैंने आपको यहां से बता दिया। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, ये पॉइंट याद कि स्लोप ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम इज ग्रेटर देन द स्लोप ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। समझ में आई बात? तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट हो गया एंट्रोपी से रिलेटेड जितने टॉपिक थे। समझ में आ गई बात? एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी भी बातें यहाँ पे थी आपने सारी बातें समझ ली। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई बताओ? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं होना
चाहिए। एंट्रोपी चेंज फॉर फाइनाइट बॉडी, ये भी देख लो सर, फाइनाइट बॉडी जिसमें टेम्परेचर चेंज हो रहा तो डीएस क्या लिखोगे, एम सी एल एन टी टू अपॉन टी वन। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द फेज चेंज, वो क्या होगा सर, डी क्यू अपॉन टी एम एल अपॉन टी। डायरेक्ट कभी कभी पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अरे अगर आपकी टेम्परेचर लिमिट यहाँ पे मान लेते हैं T1 है, सिस्टम है, यहाँ पे T2 है, ठीक है, ये वर्क हो रहा है। इस सिस्टम का अगर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है फाइनाइट बॉडी का, तो क्या लिखोगे, एम सी पी एल एन टी टू अपॉन टी। अगर फेज चेंज हो रहा है, फेज चेंज का मतलब क्या हो रहा है कि सर 0 डिग्री सेल्सियस आइस से, 0 डिग्री सेल्सियस आइस से आप 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे आ रहे हो, तो यहां पे सर आपको क्या मिलेगा सर, लेटेंट हीट मिलेगी, और वो लेटेंट हीट Q इक्वल्स टू ml होता है, तो वहां पे जो एंट्रोपी निकल के आती है सर, ds इक्वल्स टू dq बाई टी ml अपॉन टी होती है। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर? आई होप यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। मैक्सिमम यूजफुल वर्क, जैसे आपने अवेलेबिलिटी को लिखा, अवेलेबिलिटी को क्या लिखा था, U प्लस पी नॉट वी माइनस टी इंटू एस, यही तो लिखा था। इसी को φ1 माइनस φ2 के टर्म में लिखा था अवेलेबिलिटी का। मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या है सर, इफ वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम चेंज फॉर V1 टू V2, तो जो मैक्सिमम यूजफुल वर्क है वो होता है W एक्चुअल माइनस पी नॉट V2 माइनस V1, और इसको लिखते हैं इस फॉर्म में। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। आपने अवेलेबिलिटी पढ़ा था क्लोज सिस्टम के लिए, क्लोज सिस्टम के लिए क्या पढ़ा था सर, U प्लस पीवी। क्लोज सिस्टम के लिए आपने क्या पढ़ा था सर, U प्लस पीवी माइनस टी नॉट एस। अब आता है अवेलेबिलिटी फॉर ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। अवेलेबिलिटी फॉर ओपन सिस्टम क्या होता है, अवेलेबिलिटी फॉर ओपन सिस्टम हो जाता है सर H माइनस टी एस, H माइनस टी एस। तो यहां पे इसको Xi1 Xi2 से दिखाते हैं, तो यहां पे H1 और S1 हो जाएगा, और यहाँ पे H2 S2, और जब अवेलेबिलिटी फंक्शन में लिखोगे इसको तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा। क्लियर है? ये बहुत रेयर पूछा गया है, बहुत रेयर पूछा गया। आपसे अवेलेबिलिटी फंक्शन पूछा गया फॉर क्लोज सिस्टम, उसको आपको याद रखना है कि सर जो फाई हम लोग दिखाते हैं वो आपने जो दिखाया है ये पूछा जा चुका है, अवेलेबिलिटी फॉर क्लोज सिस्टम। लेकिन आपको भाई पढ़ रहे हो तो पूरा पढ़ना पड़ेगा, इसको भी ध्यान आपको रखना है कि अगर ओपन सिस्टम के लिए पूछ ले तो H माइनस टी नॉट एस। क्लियर? ये भी एक बार आपको रिवीजन होना चाहिए, पूछा नहीं गया है आज तक, अभी तक ये पूछा नहीं है, ठीक है, क्लियर? यहां तक किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्या है सर, इरिवर्सिबिलिटी। आपने इरिवर्सिबिलिटी निकाला ही था, लॉस ऑफ अनअवेलेबल एनर्जी, जिसको आपने क्या लिखा था, W मैक्स माइनस W एक्स और टी एच इंटू डेल्टा एस, यस यूनिवर्स आता है, ठीक है, यही हमारी क्या होती है सर, इरिवर्सिबिलिटी होती है। इसको भी पूछा जाता है, तो इरिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, टी नॉट डेल्टा एस यूनिवर्स, ठीक है। एक आपका आता है सर गिब्स फंक्शन, और चलिए इसको नेक्स्ट टर्न में करते हैं। तो एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी बातें थी, एंट्रोपी से रिलेटेड जितनी बातें थी वो आज आपने समझ ली, सारे फॉर्मूले समझ लिए, टीडीएस इक्वेशन समझ ली, क्लासियस इनइक्वालिटी समझ लिया, और दो केसेस के बारे में बात आपने किया कि सिस्टम एंड सराउंडिंग में जब एंट्रोपी की हम बात करते हैं तो केस 1 और केस 2 की बात किया, जिसमें आपने इंटरनल इरिवर्सिबिलिटी की बात की, एक्सटर्नल इरिवर्सिबिलिटी की बात की। यहां पे जब आपने सारी बातें कर ली तब आपने एंट्रोपी के फॉर्मूले निकाले टीडीएस इक्वेशन से। तो यही सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहां पे जो आपका चैंपियन बैच चल रहा है, चैंपियन बैच चल रहा है, ठीक है, चैंपियन बैच आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे आपका 3 सब्जेक्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 4th आपका फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के भी वीडियो आपको पता है 700 क्वेश्चन है, 700 से 800 क्वेश्चन है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स, लेकिन आपके 32 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स से आते भी तो हैं। मैं आपको बता दूं 177 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, फर्स्ट चैप्टर से 177 क्वेश्चन फ्लूइड मैकेनिक्स का आया, और आपको विद कॉन्सेप्ट वहां पे सारे क्वेश्चन के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो जिसने अभी ये बैच नहीं लिया, आपको लग रहा है हमको सर एसएससी जेई की तैयारी करनी है, हमारी थ्योरी भी कंप्लीट नहीं है, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, स्पीड नहीं बढ़ा पा रहे हैं टेस्ट, ये बैच उनके लिए। आपको कैसे न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है एग्जाम में वो भी आपको बताया जाएगा।
कैसे दोनों तरीके से यहाँ पे देखोगे, आपको क्लास अगर नहीं समझ में आ रही सर हमको कैसे डेमो मिलेगा, जाके वाईसीटी इंजीनियरिंग पे लक्ष्य बैच पे मैंने पूरा पढ़ाया हुआ है। आरआरबी जेईई के लिए आपने देखो जाके फ्लूइड भी वहां पे पड़ा हुआ है, सोम भी पड़ा हुआ है, प्रोडक्शन भी पड़ा हुआ, वहां पे देख करके तब इस बैच को लीजिए, आप संतुष्ट हो जाइए तब। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।